हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी के कोर्स में जो पेपर 6 है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का, उसके अंतर्गत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसमें कौन सी प्रमुख बातों को ऐड किया हुआ है, जोड़ा गया है और उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपनाया गया है और जो अमेरिकन संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है उसकी जो कुछ विशेषताएं हैं, विशेष जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, उसी तरह अमेरिका का जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो भी वहाँ का सर्वोच्च कानून है। नई दुनिया की स्वतंत्रता की घोषणा के उपरांत जिस संविधान का निर्माण हुआ उसने ना सिर्फ अमेरिकी जनता और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा, बल्कि विश्व के समक्ष एक आदर्श भी स्थापित किया है। अमेरिकी संविधान विश्व का पहला जो है लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लिखित नहीं था, अलिखित था, लेकिन अमेरिका का जो संविधान है वो जो है पहला लिखित संविधान है। इसमें राज्य के स्वरूप, नागरिकों के अधिकार, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर तथा न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू जिसको कहते हैं, जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है और जो सन 1789 में लागू होने से लेकर आज तक यह बदलते परिवेश आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर परिवर्तित तथा विकसित होता रहा है। चार्ल्स ए बियट्स के अनुसार अमेरिका का संविधान एक मुद्रित दस्तावेज है जिसकी व्याख्या न्यायिक निर्णयों, पूर्व घटनाओं और व्यवहारों द्वारा प्रकट की जाती है और जिसे समझ और आकांक्षाओं द्वारा आलोकित किया जाता है। 17 सितंबर 1787 में संवैधानिक कन्वेंशन फिलाडेल्फिया और 11 राज्यों की सम्मेलन की पुष्टि के द्वारा संविधान को अपनाया गया था। यह 4 मार्च 1789 से प्रभावी हुआ है। 17 सितंबर 1789 में ये बना और 4 मार्च 1789 से जो है यह लागू है अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संविधान को अपनाने के बाद में भी उसमें 27 बार संशोधन किया गया है। पहले 10 संशोधन बाकी के 7 जो संशोधन है जो उस समय मंजूर नहीं हुए थे, 25 सितंबर 1789 को कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित किए गए थे और 15 दिसंबर 1791 पर अमेरिका की आवश्यक 3/4 द्वारा जो अमेरिका की जो आवश्यक 3/4 द्वारा पुष्टि की गई और ये पहले 10 संशोधन जो हैं बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें मौलिक अधिकारों को लोगों को दिया गया है। आगे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। अमेरिकी संविधान के निर्णय ने विश्व को लिखित एवं प्रजातांत्रिक सरकार का आधार प्रदान किया। विश्व के अनेक देशों ने अपने संविधान के निर्माण में इसे आधार बनाया है।
नागरिकों को अधिकार देने वाले लिखित विधानों में अमेरिका का संविधान सबसे प्रमुख स्रोत के रूप में है। संविधान में शक्ति के पृथकीकरण सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है तथा संघीय सरकार की स्थापना तथा न्यायपालिका की सर्वोच्चता आधुनिक राजनीतिक प्रणाली की आधारशिला है। विश्व की प्रमुख शक्ति बनने में अमेरिका के संविधान का महत्वपूर्ण योगदान है। उसमें जो ये महत्वपूर्ण जो बातें कही गई हैं या दी गई हैं वहाँ के नागरिकों के लिए, जो व्यवस्थाएं की गई हैं या संविधान में जो, चाहे वो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति हो, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत हो या बिल ऑफ राइट्स हो, तो इन सब के कारण ही आज हम जो है अमेरिका के संविधान को विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान के रूप में हम उसको जानते हैं, पढ़ते हैं। और उसके बाद जितने भी देश जो आज़ाद हुए और उन्होंने अपने संविधान का निर्माण किया, तो एक प्रमुख स्रोत के रूप में उन देशों ने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की जो खास बातें थी जो उस देश में लागू हो सकती थी उसको अडॉप्ट किया गया है। हमारे यहाँ भी, हमारे देश में भी बहुत सारी चीज़ें जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। जैसे कि मौलिक अधिकार जो हैं वो सब जो है हमारे अमेरिका के संविधान से ही ली गई हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी कि फिलाडेल्फिया का सम्मेलन में जो कुछ राष्ट्र थे उनके साथ मिलकर संविधान बना। संविधान का जो है वो निर्माण हुआ, हमने चर्चा की, और ये 17 सितंबर 1787 को इसका एक कन्वेंशन हुआ और कन्वेंशन के द्वारा इसका निर्माण हुआ। 11 राज्य जो थे वो मिलकर उन्होंने किया और 4 मार्च 1789 से यह संविधान जो है देश में, अमेरिका में लागू है। अब हम इसकी देखेंगे कि कुछ इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके जो साइलेंट फीचर हैं वो क्या हैं अमेरिकी संविधान की। तो पहला जो इसकी विशेषता है वो है कि यह विश्व का सबसे संक्षिप्त मतलब छोटा संविधान है। अमेरिका का संविधान आकार में, अगर उसके आकार देखें तो विश्व का सबसे छोटा संविधान है। और भारतीय संविधान की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ 395 आर्टिकल्स, अनुच्छेद जो हैं वो हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिका के संविधान में केवल मूल बातों को ही लिखा गया है। तो ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी जो विशेषता है इसकी कि यहाँ दोहरी नागरिकता है, ड्यूअल सिटीजनशिप है अमेरिका में। अमेरिकी संविधान की दूसरी जो प्रमुख विशेषता है कि अमेरिका का प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता को धारण करता है। पहली नागरिकता उस राज्य की जहाँ वह रहता है और दूसरी नागरिकता वह अमेरिका की धारण करता है। इस तरह से वहाँ पे जो है नागरिकों को 2 तरह की नागरिकताएं दी जाती हैं। उदाहरण के लिए हम इसको समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए अगर अमेरिका के नागरिक हैं तो अमेरिका के अगर राज्य किसी, मान लीजिए कि अलास्का या कोई राज्य है, न्यूयॉर्क है या कोई, तो निवासी है तो उसकी एक अलग नागरिकता होगी और अमेरिका की नागरिकता अलग होगी। हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में मात्र एक ही नागरिकता दी जाती है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रचलन है। एक तो पूरे अमेरिका देश की नागरिकता और दूसरा वो व्यक्ति जिस राज्य में रहता है, जिस स्टेट में रहता है, उस राज्य की ओर से भी उसे नागरिकता मिलती है। तो दूसरी इसकी जो विशेषता है कि यहाँ पे दोहरी नागरिकता है। तीसरी जो विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है, वो यह है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन। संविधान में मौलिक अधिकार, हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए। और अमेरिका के संविधान की यह एक प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पे मौलिक अधिकारों को भी संविधान में स्थान दिया गया है। और 1791 में पहला संवैधानिक प्रारंभ में अमेरिका में भी नहीं था, लेकिन जब पहला संशोधन हुआ 1791 में जब अमेरिकी संविधान में, तो बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से मौलिक अधिकारों को जो है उसमें शामिल किया गया है। और अमेरिकी संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का लेखबद्ध रूप से उल्लेख विश्व के अन्य संविधानों के लिए
अमेरिका की ही देन है। फर्स्ट टाइम जो है, जैसा कि मैंने कहा कि अमेरिका में ही बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से मौलिक अधिकारों को ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। और उसके बाद जितने भी देश आज़ाद हुए तो उन लोगों वहाँ भी जो है मौलिक अधिकारों को वहाँ के संविधान में दिया गया। और हमारे भी इंडिया में भी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमने अपने संविधान का निर्माण किया, तो संविधान के भाग 3 में पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकारों को समाहित किया गया है। और 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स, प्रारंभ में तो 7 थे लेकिन अभी 6 तरह के मौलिक अधिकारों का वर्णन हमारे संविधान में, भारतीय संविधान के अंतर्गत भी किया गया है, जो हमने अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ग्रहण किया है। और जिसका अनुसरण, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि भारत, पाकिस्तान, जापान, आयरलैंड आदि सभी देशों के द्वारा बाद में किया गया। और अमेरिका के संविधान में जो कुछ प्रमुख जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें हैं धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक जो स्वतंत्रता होती है उसका अधिकार, भाषण, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आवेदन पत्र देने का अधिकार तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस तरह से कुछ जो ये कुछ अधिकार हैं उसको दिए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मौलिक अधिकारों की चर्चा जो है वो अमेरिका के संविधान में के अंतर्गत की गई है। चौथा जो इसकी अमेरिकन संविधान की जो चौथी विशेषता है वो है कि यह कठोर संविधान है। जैसे कि हमने ब्रिटेन में एक पढ़ा कि वो क्या है, वो एक लचीला है, फिक्सेबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें। और अब भारत में भी है लचीलापन, लेकिन अमेरिकी जो संविधान है वो बहुत ही कठोर एक संविधान है। और अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषता यह है कि यह विश्व के सभी संविधानों में सबसे कठोर संविधान है। कठोर संविधान हम उस संविधान को कहते हैं जिसमें परिवर्तन व संशोधन के साधारण व्यवस्थापन की विधि से भिन्न एक प्रक्रिया के माध्यम से प्रक्रिया की व्यवस्था होती है के आधार पर साधारण कानूनों की तरह जिनमें परिवर्तन नहीं किए जाते। अमेरिकन संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें संविधान संशोधन के लिए उस प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः संघीय संविधान के लिए यह अचलता, कठोरता आवश्यक है, इसलिए अमेरिका के संविधान को अचल बनाया गया है। मतलब जैसे कि हमने ब्रिटेन की जब विशेषता पढ़ी तो वहाँ क्या था कि साधारण कानून जैसे जिसके तहत बनते हैं उसी के तहत, उसी प्रोसीड्यूर के तहत, उसी प्रोसेस के तहत जो थे संविधान में संशोधन भी किए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि कठोरता का क्या मतलब है, संविधान में संशोधन का क्या मतलब है। तो कठोरता का मतलब संविधान में संशोधन से है कि उसमें हम संशोधन करके किस तरह से कोई चीज़ को ऐड करते हैं या किसी चीज़ को हटाते हैं, तो उस विधि को संशोधन विधि कही जाती है। जो हमने जब ब्रिटेन के संविधान की विशेषता को पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि वह जो था एक लचीला संविधान था और उसमें जो है जिस तरह से सामान्य कानून बनाने के लिए जो प्रोसीड्यूर थे उसी के माध्यम से उसमें संशोधन भी किए जाते थे। लेकिन अमेरिका में जो है वो संशोधन की जो प्रक्रिया है काफ़ी इसको कठोर बनाया गया है। किसी भी साधारण कानून की तरह इसमें संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते और इसलिए आपने देखा कि अभी तक बहुत ही कम जो संशोधन हुए हैं वो अमेरिका के संविधान में हुए हैं। भारत में भी 368 जो है संवैधानिक संशोधन जो है वो एक विशेष प्रोसीड्योर के तहत जो है वो अलग अलग मामलों में अलग अलग चीज़ों के लिए प्रोसीड्योर अलग अलग है और उस तरह से उसमें संशोधन करके कुछ नई चीज़ों को जोड़ा जा सकता है या समयानुसार परिवर्तन जो है वो किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका का संविधान जो है वो विश्व का सबसे कठोरतम संविधान है। अगली जो इसकी विशेषता है वह यह है कि जनता का संविधान, जो अमेरिका का संविधान है उसको जनता का संविधान कहते हैं और इसकी घोषणा जो है वो उद्देशिका में ही की गई है कि वहाँ के लोगों ने मिलकर इस संविधान को बनाया है। और अमेरिका के संविधान को जनता का संविधान कहा जाता है। क्योंकि इसका निर्माण जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया है। अमेरिका की जनता इसे सदियों से स्वीकार करती चली आई है और संविधान
की भूमिका में लिखा हुआ है, जो उद्देशिका है, भूमिका है, प्रेम्बल है, उसमें लिखा हुआ है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग संविधान का निर्माण करते हैं और उसे प्रतिष्ठित करते हैं। इस संविधान का निर्माण इस सिद्धांत के आधार पर हुआ है कि जनता को आत्मनिर्णय, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का होता है, आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त है। और अमेरिका के संविधान को जनता का संविधान इसलिए कहा जाता है कि उसमें प्रभुता देश के जनता में ही निहित होती है। जनता ने ही देश के शासन के ढांचे को निर्धारित किया है तथा वही लोकतंत्रीय ढंग से यह निर्णय करती है कि इसके प्रशासक कैसे होंगे, कौन इस पर शासन करेगा। प्रभुता संपन्न होने के नाते जनता को यह अधिकार है कि वह किसी भी सरकार जो कोई भी सरकार जो शक्तियों का दुरुपयोग करती है, तो उसे अमेरिका की जनता जो है वो बदल सकती है। और इसलिए जो है अमेरिका का संविधान जो है वो जनता का संविधान कहा जाता है और यह एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि संघात्मक व्यवस्था, जो फेडरल व्यवस्था है उसको अपनाया गया है, संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। मतलब कि अमेरिका के संविधान का जो स्वरूप है वो संघात्मक है। अमेरिका में 51 जो है राज्य हैं, स्टेट हैं, और भारत की तरह जिस तरह से यहाँ केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है, विभाजन किया हुआ है, ठीक उसी तरह से अमेरिका में न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है और उसका स्पष्ट विभाजन केंद्र और राज्य के बीच किया गया है। जब हमने ब्रिटेन की संविधान की विशेषता पढ़ी थी तो वहाँ क्या था, स्पष्ट विभाजन नहीं था। वहाँ प्रशासकों के माध्यम से जो है वहाँ के राज्यों में जो है वो प्रशासक कार्य करते थे और एक केंद्रीय शक्ति थी, एकात्मक लक्षण जो है हमें वो दिखता था और केंद्र के द्वारा ही वो सारी जो शक्तियाँ थी वो शासित होती थी और वो राज्यों के लिए वही कानून बनाती थी। लेकिन इंडिया में हम देखते हैं कि यहाँ संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है और कोई भी अगर उसमें कंट्रोवर्सी या किसी तरह के विवाद उत्पन्न होते हैं तो उसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो की व्यवस्था की गई है, जो संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था, चेक एंड बैलेंस थ्योरी जिसको कहते हैं, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था। अमेरिका में सरकार के तीनों अंगों के लिए ऐसा प्रबंध किया गया है कि तीनों आपस में एक दूसरे पर ऐसा नियंत्रण बनाए रखे कि शक्ति का संतुलन बना रहे। शक्तियों का विभाजन तो किया गया है लेकिन एक नियंत्रण भी स्थापित कर सके ये तीनों, तो इसकी भी व्यवस्था की गई है जो नियंत्रण और संतुलन के माध्यम से करता है। उदाहरण के लिए अगर राष्ट्रपति देश का प्रमुख कार्यपालिका या स्वामी है तो उसके बारे में यह कहा जाता है कि दुनिया में वह सबसे शक्तिशाली कार्यपालक है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति की शक्तियों पर अमेरिकी कांग्रेस का नियंत्रण रहता है। अमेरिकी कांग्रेस मतलब संसद, जिस तरह से हम लोग यहाँ पार्लियामेंट बोलते हैं संसद, उसी तरह से वहाँ की संसद को कांग्रेस के नाम से पुकारा जाता है। वह राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग करने से रोकती है। जो संसद कांग्रेस वहाँ की है वो राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकती है। कांग्रेस को अधिकार है कि वह प्रतिवर्ष देश का बजट स्वीकार करे। यदि अमेरिका का राष्ट्रपति मनमानी करना चाहे और यदि धन का पर व्यय की स्वीकृति ना मिले तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता है। दूसरी ओर राष्ट्रपति भी कांग्रेस की, जो वहाँ की कांग्रेस है, राष्ट्रपति भी कांग्रेस की विधायी शक्तियों पर नियंत्रण रखता है। कांग्रेस द्वारा पारित सभी विधेयकों के लिए यह जरूरी है कि कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान करें और राष्ट्रपति को विधेयकों पर वीटो रखने का भी पावर है। वीटो पावर भी राष्ट्रपति के पास है, वो चाहे तो उस पर यूज कर सकता है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी विधेयक को स्वीकार करे या ना करे।
इसी के साथ कांग्रेस भी यह अधिकार रखती है कि वह राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत विधेयकों को पुनः पारित कर दे। तीसरी ओर विधायिका तथा कार्यपालिका पर न्यायपालिका का विधायिका तथा कार्यपालिका पर न्यायपालिका का भी जो है वो नियंत्रण होता है। और न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका जो लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव तथा जुडिशरी जो है, इन तीनों के कार्यों का पुनर्निरीक्षण कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, पुनर्निरीक्षण करती है। यदि उसके कार्य संविधान के विरुद्ध हैं तो वह उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है न्यायपालिका। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका में नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था की गई है। विधायिका पर किस तरह से कर सकते हैं, विधायिका किस तरह से, जो कांग्रेस है विधायिका, वो किस तरह से एक्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट पे नियंत्रण करती है, और कि प्रेसिडेंट किस तरह से फिर विधायिका पर बने कानूनों को पारित करके या ना पारित करके कर सकता है। और जो न्यायपालिका है, अगर वो देखती है कि संवैधानिक जो संविधान है उसके अगेंस्ट अगर विरुद्ध कोई काम हो रहा है तो वो भी जो है उसको रोक सकती है, रोक लगा सकती है, निरस्त कर सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंतर्गत जो ये नियंत्रण और संतुलन, जो चेक एंड बैलेंस की जो सिद्धांत है को अपनाया गया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से ये तीनों अंग आपस में समन्वित होकर काम करते हैं और कोई भी अंग अपना मनमाना जो है वो काम नहीं कर सकता है, और इस तरह से एक साथ सहयोगात्मक कार्य करते हुए जो है वो शक्ति के संतुलन को बनाए रख सकता है। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता इसकी है वो है कि लिखित संविधान। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि अमेरिकन जो संविधान है वो विश्व का पहला लिखित संविधान है। इसको लिपिबद्ध किया गया है, जिसका निर्माण अमेरिका की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया गया है, और यह एक लिखित दस्तावेज है। अगली जो विशेषता है वह है कि शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर। अमेरिका के संविधान की यह विशेषता है कि यहाँ अमेरिका में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका तीनों की शक्तियों का अलग अलग विभाजन किया गया है। और संविधान के पहले अनुच्छेद में यह व्याख्या की गई है कि संविधान में दी गई विधायी शक्तियां कांग्रेस में निहित होंगी। जो भी लेजिस्लेटिव पावर है वो कहाँ होगी? संसद में होगी, कांग्रेस में होगी। संविधान शक्ति का एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उनके नीचे के न्यायालय में होगी, और जो बाकी जो और भी जो शक्तियां होंगी वो जो होंगी वो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को होगी कि वह देखेगा कि संविधान के विरुद्ध कोई कार्य ना हो। न्यायालय वो देखेगा, सर्वोच्च न्यायालय। तो इस तरह से वहाँ पे कार्यों का जो है स्पष्ट विभाजन किया गया है। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है अध्याचात्मक शासन। अध्याचात्मक शासन व्यवस्था क्या है? तो अमेरिका में अध्याचात्मक शासन प्रणाली है। वहाँ राज्य का अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होता है, जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा और भारत के राष्ट्रपति की तरह नाम मात्र का कार्यपालक नहीं होता है। उसकी शक्तियां वास्तविक होती हैं, उसके सभी मंत्री उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, और अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। डायरेक्ट उसे जनता चुनती है, और वो नाम मात्र का कार्यपालक नहीं होता, बल्कि वह जो है वो वास्तविक कार्यपालक के रूप में काम करता है। हमने देखा था कि ब्रिटेन और इंडिया में क्या है, राष्ट्रपति नाम मात्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो सर्वशक्तिमान है, बहुत शक्तिशाली है, और रियल में शक्तियों का उपयोग वो जो है वो करते हैं। वास्तविक शक्तियों का उपयोग जो है राष्ट्रपति जो है वो करते हैं। इसके बाद तो ये कुछ जो थी वो इसकी विशेषताएं थी, और इसके बाद जो इसकी महत्वपूर्ण कुछ विशेषताएं हैं उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की उद्देशिका में, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि उद्देशिका में ही यह बात कही गई है कि संविधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता ने तैयार किया है। ठीक है, और
जो संसद है, जो जिसको कांग्रेस वहाँ कहते हैं, तो कांग्रेस नामक जो संस्था है, एक राष्ट्रीय संस्था, विधायिका का गठन जो है वो किया गया है। और इस विधायिका में 2 सदन होते हैं। पहला जो निचला सदन है जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और दूसरा जो उच्च सदन है उसको हम लोग सीनेट कहते हैं। जैसे कि इंडिया में हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया में हम लोग जो निचला सदन है उसको लोकसभा कहते हैं और जो उच्च सदन है उसको राज्यसभा कहते हैं। उसी तरह से ब्रिटेन में हमने क्या देखा कि ब्रिटेन में हम लोग जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो उच्च सदन था उसको हम लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते थे, और निचला जो था हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से। तो उसी तरह से अमेरिका में भी जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था है, और इस द्विसदनात्मक व्यवस्था में जो निचला सदन है उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और दूसरा जो उच्च सदन है उसे सीनेट कहते हैं। और जो सीनेट जो है, इसमें समानता के सिद्धांत को सीनेट में अपनाया गया है, इक्वालिटी के सिद्धांत को अपनाया गया है, और प्रत्येक राज्य से उसमें 2-2 सदस्य लिए जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सभी जानते हैं कि जितने भी राज्य हैं अमेरिका में, उन राज्यों से 2-2 सदस्य जो हैं लिए जाते हैं। हम लोग के यहाँ क्या है, हमारे यहाँ दूसरी प्रोसेस है, जनसंख्या के अनुसार हर राज्यों से अलग अलग प्रतिनिधि आते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में प्रत्येक राज्यों से सीनेट के लिए जो सदस्य होंगे, जो ऊपरी सदन के लिए सदस्य चुने जाते हैं, वो 2 ही होते हैं, 2 ही हम ले सकते हैं। और प्रत्येक सीनेट की सदस्य की कार्य अवधि 6 वर्ष की होती है, 6 साल की होती है। और सीनेट में को सभी प्रकार के महाभियोगों पर विचार करने का अधिकार भी होता है। जो सीनेट है वो सभी तरह के महाभियोग पर चर्चा कर सकती है, उस पर जो है वो विचार कर सकती है। इसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, और उसकी जनसंख्या के आधार पर जो है यह तय होता है कि कितने सदस्य जो है इसमें आएंगे। और इस सदन के सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए की अवधि के लिए होता है। संविधान के तहत जो 2 सरकारों की स्थापना की गई है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, मैंने बताया था, संघीय फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है। और इसमें जो है संघीय सरकार तथा दूसरा जो है वो राज्य सरकार है, और संघ तथा राज्य के बीच जो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संवैधानिक संशोधन जो विशेषता, इसकी अगली विशेषता है, वो संवैधानिक संशोधन जो है प्रत्येक सदन में, पहले भी मैंने बताया कि इस बहुत ही कठोर संविधान है, इसमें संवैधानिक संशोधन के लिए एक विशेष जो प्रोसीड्योर को अपनाया जाता है। तो संवैधानिक संशोधन प्रत्येक सदन के 2/3 मतों के आधार पर कांग्रेस संविधान में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, या राज्यों की कुल जनसंख्या में से 2/3 राज्यों की विधायिकाओं से आवेदन प्राप्त होने पर ही संशोधन प्रस्तावित करने के लिए सम्मेलन बुलाई जा सकती है। जो अगली विशेषता है वो है कि कार्यपालिका का प्रधान, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि जो प्रधान होता है, वास्तविक जो कार्यपालिका की शक्तियां जो होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और राष्ट्रपति का चुनाव जो है ना तो कांग्रेस करती है और करेगी, और वह नहीं करती है, वह सीधे रूप से जो है वो जनता के द्वारा से चुनकर आता है। और उसके निर्वाचन के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल जो है वो बनाया जाएगा, और जिसमें सम्मिलित निर्वाचकों का चुनाव राज्यों की विधायिकाओं द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार होता है। और प्रत्येक राज्य के निर्वाचकों की संख्या उस राज्य के सीनेटरों, जो उच्च सदन के सदस्य होते हैं, तथा निचले सदन के जो सदस्य होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो सदस्य होते हैं, उनकी संख्या के कुछ भाग के बराबर होती है। तो इस तरह से उसके चुनाव में जो है प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, और उस तरह से होता है। राष्ट्रपति का पद अगर किसी कारण से खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, या उनकी मृत्यु हो जाती है,
हो जाने पर उस पद से हटा या उस पर महाभियोग लगाकर उसको उस पद से, राष्ट्रपति को उस पद से हटा दिए जाने पर की स्थिति में वो सारी शक्तियां जो है वो उपराष्ट्रपति में हस्तांतरित हो जाती हैं, चली जाती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जो कि मैंने पहले भी बताया कि एक सर्वोच्च न्यायालय होता है जिसमें न्यायाधीशों का चुनाव जो है सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति जो है वो यूज़ करते हैं, राष्ट्रपति जो करते हैं, और वो भी उसको सीनेट जो होते हैं उनके सलाह पर, उनके एडवाइस पर जो सर्वोच्च न्यायालय है के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय को जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है वो प्राप्त है। तो ये था संक्षेप में अमेरिका के संविधान की विशेषता, कि किस तरह से अमेरिका का संविधान जो है वो बना, वहाँ की जनता ने वहाँ के संविधान को बनाया, और 17 सितंबर 1789 को संवैधानिक कन्वेंशन फिलाडेल्फिया में 11 राज्यों के साथ मिलकर इस सम्मेलन में शामिल हुए और उनके साथ मिलकर इसको अपनाया गया था। और 4 मार्च 1789 से यह संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू है। और इसमें मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें बहुत सारे जो प्रमुख जो बातें इस बीच की विशेषताएं थी, इसमें जो है लोगों को, वहाँ की जनता को, सबसे पहली तो ये सबसे पहला जो है लिखित संविधान है। इसमें जो है नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, शक्तियां दी गई हैं, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है। सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था है, अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली है। उसके बाद है शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन, स्पष्ट विभाजन किया गया है। और इसमें जो है बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से जो है लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है। और यह जो है कठोर संविधान है, क्योंकि इसमें जो है संशोधन की प्रक्रिया इसकी जटिल है। और राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का जो है वास्तविक जो कार्यपालिका की शक्तियाँ जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और जो यहाँ इस संविधान में चेक एंड बैलेंस की थ्योरी अपनाई जाती है, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों जो है एक दूसरे की शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। तो ये थी अमेरिका के संविधान की विशेषता। आई थिंक आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न वहाँ पे लिख सकती हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस प्रश्न का हल आपको देंगे। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।